कहानी की शुरुआत होती है एक जापानीज आदमी से जो पोल्का डॉट वाले रंगीन कपड़े पहने हुए हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो खुद को एक चमकदार सफेद कमरे में पाता है। कमरे में न कोई दरवाजा है, न खिड़की और न ही कोई छत। वो आवाज लगाता है पर वहाँ कोई जवाब नहीं मिलता। धीरे धीरे वो दीवार की तरफ बढ़ता है जहाँ उसे एक अजीब सा बटन दिखाई देता है। जिज्ञासा और एक्साइटमेंट में वो उसे छूता है और फिर दबा देता है। अचानक कमरे की दीवारों और फर्श से हजारों हंसते हुए छोटे छोटे एंजल्स बाहर निकल आते हैं। कुछ सेकंड तक वो वहाँ मंडराते हैं और फिर दोबारा दीवारों में समा जाते हैं, लेकिन जाते जाते वे अपनी जगह पर नए नए बटन छोड़ जाते हैं। अब आदमी को एहसास हो चुका था कि ये कोई साधारण जगह नहीं है। वो गुस्से और हैरत में चीख उठता है। दरअसल यह एक लर्निंग स्टेज था जहां उसे स्वर्ग ने किसी वजह से भेजा था। वो उस उंगली को सूंघता है जिससे उसने बटन दबाया था और अचानक डर के मारे चीखने लगता है क्योंकि अब वो हजारों बटनों के बीच फंस चुका था। वो मदद के लिए पुकारता है, क्या यहाँ कोई है? क्या मैं घर जा सकता हूँ? लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अब सीन एक मेक्सिकन फैमिली पर शिफ्ट होता है। घर का जवान बेटा जो पेशे से एक रेसलर था, जिसका आज रात एक खतरनाक मैच होने वाला है। उसकी मां परेशान है क्योंकि उसका अपोनेंट उससे आधी उम्र का है। पिता उसे तसल्ली देते हैं, चिंता मत करो, उम्र के साथ तजुर्बा आता है, मुझे यकीन है आज हमारा बेटा ही जीतेगा। इतने में एक कार आती है जो उसे फाइट के लिए लेने आई थी और वो निकल पड़ता है अपने मुकाबले की तरफ। उधर जापानीज आदमी को समझ आ चुका था कि चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। अब वो तय करता है कि इन बटनों को आजमा कर देखेगा। वो एक बटन दबाता है तो वहाँ एक टूथब्रश आ जाता है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि हर बटन किसी अलग चीज से जुड़ा है। कभी कोई फ्लावर वास गिरता है, कभी मेगाफोन, और बार बार वही बटन दबाने पर वही चीज दोबारा आती है। ऐसे ही करते करते उसने ढेर सारी चॉपस्टिक जमा कर ली। वो ऊपर देखकर कहता है, भगवान अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो, मुझे घर जाना है। लेकिन जवाब अब भी नहीं आता। फिर वो एक और बटन दबाता है। अचानक एक छोटी ट्रॉली उसके पैरों से टकराती है। दर्द में कराते हुए वो फिर एक और बटन दबाता है, पर इस बार दीवार से एक बच्चे का पिछवाड़े जैसा आकार निकलता है जो उसके चेहरे पर गैस छोड़ देता है। घंटों बीत जाते हैं। कमरा अब अजीब अजीब चीजों से भर चुका है। थक कर वो एक बॉल दीवार पर फेंकता है जो गलती से एक और बटन दबा देती है और अचानक वहाँ सुशी की प्लेट गिरती है। वो दौड़कर देखता है, वाकई वो जापान की पारंपरिक डिश सुशी ही थी। भूख से बेहाल वो खुश हो जाता है, मगर जल्दी वो नोटिस करता है कि सोया सॉस नहीं है। वो बटन दबाता है पर फिर से सुशी आती है। दूसरा बटन दबाता है, फिर वही कई बार कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं। आखिरकार वो हार मानता है और बिना सॉस के ही सुशी खाने लगता है। भूख के मारे वो सूखी सुशी भी मजे से खा जाता है, लेकिन जैसे ही आखिरी पीस खत्म करता है वो दोबारा बटन दबाता है और इस बार सोया सॉस की बोतल गिरती है। गुस्से में वो कहता है, अब आई हो, बहुत देर कर दी तुमने, और बोतल को दूर फेंक देता है। अचानक एक और बटन दबाने पर उसे 3D ग्लासेस मिलते हैं। वो जैसे ही उन्हें पहनता है उसे सामने एक बेबी एंजल नजर आता है जो अपने खास बटन की तरफ इशारा कर रहा होता है। वो खुशी से झूम उठता है। उसे लगता है शायद यही बाहर निकलने का रास्ता है। वो तुरंत उस बटन को दबा देता है, लेकिन तभी कमरा अंधेरे में डूब जाता है और एक काउंटडाउन शुरू होती है। वो घबरा जाता है। धीरे धीरे सारे बटन गायब होने लगते हैं और ऊपर से बच्चे का बड़ा सा पिछवाड़ा उसके ऊपर उतरने लगता है। उसे लगता है अब सब खत्म हो गया, पर जैसे ही गिनती खत्म होती है वो पिछवाड़ा रुक जाता है और फिर उसके ऊपर गैस छोड़ देता है। अब हम देखते हैं उस मेक्सिकन रेसलर को जो उस जगह पर पहुंच गया था जहां आज उसकी फाइट होने वाली है। वो अपने कपड़े बदलता है और फिर पूरी तैयारी के साथ मैच के लिए तैयार होता है। वहीं दूसरी तरफ वो जापानीज आदमी अब तक सुपर डायमंड नाम की सुपर कॉमिक्स की 5 किताबें पढ़ चुका था। उसे पढ़ने में मजा आ रहा था और एक्साइटमेंट में वो 6ठा पार्ट पढ़ना चाहता है। वो बटन दबाता है, लेकिन 6ठे पार्ट की जगह उसे सीधा 7वां पार्ट मिलता है। गुस्से में वो और बटन दबाता है जिससे उसे 8वां और 9वां पार्ट भी मिल जाता है, मगर 6ठा पार्ट अब भी गायब था। तभी अचानक एक और बटन दबाने पर पीछे की दीवार खुल जाती है। एक छिपा हुआ दरवाजा नजर आता है। वो खुशी से झूम उठता है, लेकिन इस खुशी में वो भूल जाता है कि दरवाजा खोलने वाला बटन कौन सा था। वो अंदाजे से बटन दबाता है और अचानक दीवार से एक अफ्रीकी आदिवासी निकलता है जो एक दीवार से दूसरी तरफ भागने लगता है। वो घबरा जाता है और दूसरा बटन दबाता है, पर अब उसके सिर पर पानी
पानी गिरने लगता है और वो परेशान हो जाता है। आखिरकार जब वो एक और बटन दबाता है तो दरवाजा दोबारा खुल जाता है। वो दौड़कर उसकी तरफ बढ़ता है मगर दरवाजा उसके पहुंचने से पहले ही बंद हो जाता है। वो फिर कोशिश करता है पर इस बार भी वही होता है। अब उसे समझ आता है कि अगर वो बटन को दबाकर रखे तो दरवाजा खुला रह सकता है। वो कहीं अजीबोगरीब तरीके आजमाता है, कभी पेड़ से दबाकर तोड़ने की कोशिश करता है, कभी रस्सी से खींचता है, कभी दूर से फैन से हवा मारता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। फिर वो ट्रॉली पर बैठकर फिसलने की कोशिश करता है पर वो भी गलत दिशा में चला जाता है। अब उसे समझ आता है कि बटन को किसी भारी चीज से दबाकर रखना पड़ेगा। वो पास रखा हुआ फ्लावर वास उठाता है और बटन के ऊपर रख देता है मगर बटन फिर भी ऊपर उठ जाता है। वो सोचता है अगर मैं फूलदान में पानी भर दूं तो वो भारी हो जाएगा और दरवाजा खुला रहेगा। वो तुरंत पानी वाला बटन दबाता है पर पानी सीधे उसके सिर पर गिरता है। वो फूलदान के पास जाता है लेकिन पानी अब भी उसके सिर पर ही गिर रहा था। कई कोशिशों के बाद भी वो फूलदान में पानी नहीं भर पाता। इतना ही पानी जमा हो पाता है जिससे बस एक पौधे को पिलाया जा सके। अब उसे दूसरा आइडिया आता है। वो फूलदान के अंदर ढेर सारी सुशी बनने लगता है। धीरे धीरे फूलदान इतना भारी हो जाता है कि वो उसे उठा ही नहीं पाता। वो कुछ सुशी निकालना चाहता है मगर फूलदान का मुंह बहुत छोटा था, इसीलिए वो चोबिस्टिक की मदद से एक एक करके सुशी निकालने लगता है। घंटों की मशक्कत के बाद वो काफी सुशी निकालने में कामयाब होता है। अब वो मुश्किल से फूलदान को उठाता है और बटन के पास ले आता है मगर वहाँ जाकर उसे एहसास होता है कि वो फिर से भूल गया है कौन सा बटन दरवाजे वाला था। घबराहट में वो एक बटन दबाता है और वही अफ्रीकी आदिवासी फिर से बाहर आ जाता है। वो दौड़ते हुए फूलदान से टकरा जाता है और फूलदान दो हिस्सों में टूट जाता है। आदमी गुस्से में पागलों की तरह चिल्लाने लगता है लेकिन आखिरकार वो सही बटन ढूंढ लेता है। अब वो कोशिश करता है कि बटन को सुशी से ढक दे पर बटन फिर ऊपर उठ जाता है। फिर वो टेप से दबाने की कोशिश करता है मगर ये तरीका भी नाकाम रहता है। दरवाजा फिर बंद हो जाता है और उसे चोट लग जाती है। कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है। वो कई सारी पेन किलर गोलियां खाकर सोया होता है। जब वो उठता है तो उसे अपनी डेली रूटीन की याद आती है। उसे ब्रश करना है। वो पानी गिराने के लिए एक बटन दबाता है पर वो बटन गलत होता है। इस बार ऊपर से एक लंबी रस्सी नीचे गिरती है और उसी पल उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। अगर मैं इस रस्सी से झूल जाऊं तो दरवाजे तक पहुंच सकता हूं। वो बटन दबाता है, रस्सी पकड़कर झूलता है और आखिरकार टाइम रहते दरवाजे तक पहुंच जाता है। लेकिन अंदर पहुंचते ही वो देखता है कि वहाँ एक और दरवाजा है और ये दरवाजा लॉक है। अब वो आदमी किसी तरह अपने पहले दरवाजे के बंद होने से पहले कमरे में वापस आ जाता है लेकिन दरवाजा उसके कमर पर लग जाता है। गुस्से में वो दीवार पर एक बटन पर जोर से लात मारता है और अचानक कमरे के बीचों बीच एक चाबी हवा में तैरने लगती है। वो तुरंत समझ आता है कि ये चाबी शायद उस दूसरे दरवाजे की होगी मगर दरवाजे की तरह वो चाबी भी कुछ देर बाद गायब हो जाती है। अब उसे एक साथ दो काम करने होंगे, चाबी को पाना और दरवाजा खुला रखना। लेकिन सबसे पहले उसे वो बटन ढूंढना था जिससे चाबी आती है क्योंकि हमेशा की तरह वो इस बार भी वो बटन भूल चुका था। वो दीवार पर एक रेंडम बटन दबाता है और अचानक एक सफेद कुत्ता बाहर निकलकर उस पर भौंकने लगता है। वो डर कर पीछे हटता है। दूसरी बार भी वही होता है पर तीसरी बार आखिरकार उसे सही बटन मिल जाता है। इस बार वो ज्यादा सावधानी से काम लेता है। वो बटन की तरफ इशारा करते हुए पीछे जाता है, वहाँ रखी सुशी उठाता है और आकर उस सुशी को उसी बटन के ऊपर रख देता है ताकि उसे भूल ना जाए। लेकिन जैसे ही बटन दबाता है फिर से वही सफेद कुत्ता बाहर आ जाता है। वो फिर डर जाता है। गुस्से में वो दोबारा सही बटन ढूंढ लेता है और अब एक नया प्लान बनाता है। इस बार वो रस्सी की मदद से झूलकर दोनों बटनों तक एक साथ पहुंचने की कोशिश करता है मगर ये प्लान भी पूरी तरह से नाकाम हो जाता है। वो फर्श पर गिरता है और तभी उसकी नजर एक प्लेजर पर पड़ती है जो उसे किसी पुराने बटन से मिला था। प्लेजर देखते ही उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। अगर मैं प्लेजर की मदद से दीवार पर चिपक जाऊं तो बटन दबा सकता हूं। पहली बार वो नाकाम रहता है पर कुछ कोशिशों के बाद उसका प्लान काम करने लगता है। अब वो रस्सी पर झूलता हुआ प्लेजर की मदद से दीवार पर चिपककर सही बटन दबा देता है। फिर उसी प्लेजर से खुद को पीछे धकेलता है और हवा में तैरती चाबी पकड़ लेता है। इसके बाद वो पैर से दरवाजे वाले बटन को दबाकर झूलते हुए दरवाजे के
अंदर दाखिल हो जाता है। दरवाजा बंद होने से ठीक पहले वो जल्दी से चाबी लगाता है, लॉक खोल देता है और खुशी से मुस्कुराता है। उसे लगता है अब वो आजाद हो जाएगा, मगर दरवाजा नहीं खुलता। वो परेशान हो जाता है क्योंकि ऊपर एक और लॉक लगा होता है जिसे खोलने के लिए 3 अंकों का पासकोड चाहिए था। वो हड़बड़ाहट में फिर कमरे के अंदर लौट आता है, मगर इस बार भी दरवाजा उसकी पीठ पर लग जाता है। गुस्से में वो प्लेजर उठाकर दीवार पर फेंकता है और जैसे ही वो दीवार से टकराता है एक बटन दब जाता है। अचानक वही अफ्रीकी आदिवासी दीवार से बाहर निकल आता है। इस बार जब वो उसकी तरफ गौर से देखता है तो नोटिस करता है उसके माथे पर 3 नंबर लिखे हुए हैं। वो तुरंत समझ जाता है ये तीनों नंबर दरवाजे के ऊपर वाले लॉक का पासकोड हो सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये थी दरवाजा सीमित समय के लिए खुला रहता था, इसीलिए अब वो तेजी से दीवारों के अंदर जाता है। हर बार सही बटन दबाकर मुश्किल से खुद को बचाता है और एक एक नंबर याद रखता है। आखिरकार वो तीनों कोड डाल देता है, लॉक खुल जाता है। वो राहत की सांस लेता है, लेकिन दरवाजा अब भी नहीं खुलता। उसे एहसास होता है दरवाजा अंदर की तरफ खुलता है और अब कमरे में इतनी कम जगह बची थी कि वो दरवाजा पूरा खुल ही नहीं पा रहा था। वो 3 फीट की जगह में फंस जाता है। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने वो सारे पल घूमने लगते हैं जब वो बटनों से मिलने वाली अजीब अजीब चीजों के साथ खेला करता था। उसे एहसास होता है कि भले ही वो यहाँ पर कैद था, पर कम से कम वहाँ मन बहलाने के लिए बहुत कुछ था। अब कहानी लौटती है मेक्सिको की तरफ, जहां वही मेक्सिकन रेसलर अपने साथी के साथ रेसलिंग अरीना में पहुंच चुका है। ये मैच दो लोगों के बीच होने वाला था। उनके सामने वाले अपोनेंट बेहद ताकतवर थे और जैसे ही मैच शुरू होता है वो दोनों मिलकर उसके साथी को बुरी तरह पीटने लगते हैं। वहीं वो जापानीज आदमी अचानक साइड वाली दीवार से अपने चेहरे पर हल्की हल्की हवा महसूस करता है। हैरानी में वो उस दीवार को छूता है और देखता है कि उसमें एक बारीक दरार है। उसे तुरंत एहसास होता है कि यह दीवार नकली है। बिना वक्त गवाए वो उस दीवार को खोलता है और एक रहस्यमयी हॉलवे में दाखिल हो जाता है जहां अनगिनत दरवाजे थे। वो रास्ता हवा में तैरता हुआ लग रहा था, मानो वहां उसे बाहर निकलने के लिए उसे अनंत काल तक दौड़ना पड़ेगा। वो दौड़ता रहता है और आखिरकार जब हॉलवे खत्म होता है तो वो एक और कमरे में पहुंचता है। अचानक उसके बाल लंबे हो जाते हैं और उसके कपड़ों पर बने पोल्का डॉट्स का रंग फीका पड़ जाता है। इस अजीब बदलाव से वो हैरान रह जाता है। तभी उसे बहुत सारे एंजल्स की फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है, लेकिन इस बार कमरा छोटा नहीं बल्कि बड़े फरिश्तों से भरा हुआ था। वो कुछ देर तक वहाँ रहते हैं, फिर अचानक दीवारों में गायब हो जाते हैं। जाते जाते हर एक दीवार पर अपना बटन छोड़ जाते हैं। पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है। यह दरवाजा दूसरा स्टेज था, प्रैक्टिस स्टेज। अब जापानीज आदमी लगभग हार मान चुका था, गुस्से में चिल्लाने लगता है। उधर मेक्सिकन रेसलर अब रिंग में उतर आता है। दोनों अपोनेंट उसे घेर लेते हैं और हमला शुरू कर देते हैं। एक रेसलर चेयर उठाकर उस पर वार करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उस कमरे में जापानीज आदमी को कुछ अजीब महसूस होता है। वो जैसे किसी अनोखी ताकत के जरिए एक बटन की तरफ खिंचता चला जा रहा था। जैसे ही उसने वो बटन दबाया, उधर रिंग में मेक्सिकन रेसलर की गर्दन अचानक बहुत लंबी हो जाती है। वो अपने सिर से दोनों रेसलर को गिरा देता है और मैच जीत जाता है। सभी लोग खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं और उसके पिता और बेटा उसकी जीत से काफी खुश थे। जापानीज आदमी ऊपर देखता है, वहाँ फरिश्ते उड़ रहे होते हैं और अब कमरे की छत नहीं थी। दरअसल ये वो जगह थी जहाँ मौजूद हर बटन से दुनिया की घटनाएं नियंत्रित की जाती थी। अब वो उन बटन को दबाने के बजाय उनका इस्तेमाल सीढ़ियों की तरह करने लगता है। हर बटन को छूते हुए ऊपर चढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता है तो बटन दबने से धरती पर अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है। कहीं फूल खिलने लगते हैं, कहीं पेंगुइन से गिर पड़ते हैं, कहीं हाथी की मौत हो जाती है। हर वो चीज जो खुदा के इरादे से तय होती है अब इस आदमी की उंगलियों के इशारों पर बदल रही थी। वो जितना ऊपर चढ़ता जाता है इन बटनों का असर उतना ही गहरा होता जाता है। अब उसका असर सिर्फ प्रकृति तक सीमित नहीं था बल्कि इंसानियत, मशीनों और तकदीर तक पहुंच चुका था। कभी टोस्टर अपने आप चल पड़ता, कभी कोई इंसान चांद पर फिसल जाता। आखिरकार जब वो अंत तक पहुंचता है तो उसके बाल और दाढ़ी मूंछ लंबे हो चुके होते हैं। अब उसे बटन छूने की भी जरूरत
नहीं, वो फरिश्तों की तरह हवा में तैर रहा था। इस ऊंचाई पर पहुंचकर वो अपने पिछले दोनों कमरों के तजुर्बे याद करता है और भगवान की भूमिका को कबूल करता है। अब वो समझ चुका था कि बटन दबाने का काम हाथों से नहीं बल्कि सोच से भी किया जा सकता है और उसे अब मानवता के लिए सबसे बड़े फैसले लेने हैं। धीरे धीरे वो चुनिंदा तौर पर इंसानियत की सबसे बड़ी हिट से चुनने लगता है। जैसे जैसे उसका काम पूरा होता है, कमरे की दीवारें गायब होने लगती है, उसकी जगह रोशनी से बने पंखों का एक घेरा बन जाता है। फिर एक ऊर्जा से भरा पोर्टल खुलता है और उसमें तैरता हुआ दाखिल हो जाता है। अब वो आखिरी कमरे में पहुंचता है जो भविष्य का कमरा था। इस कमरे की एक दीवार पर पूरी दुनिया का नक्शा बना हुआ था और वो सभी लोगों की आवाजें सुन पा रहा था। सामने एक बड़ा सा बटन था, पर यह कहानी यही खत्म नहीं होती। यह हमें दिखाती है कि जिंदगी कभी सिर्फ बटन दबाने भर की नहीं होती। कभी कभी हमें समझना पड़ता है कि हर बटन के पीछे एक मकसद छुपा होता है। हर तकलीफ, हर मुश्किल हमें एक नए स्टेज की तरफ ले जाती है। वो जापानीज आदमी दरअसल हम सब की तरह ही था, जो जिंदगी के कमरे में बंद था। हर बार एक नया बटन दबाकर निकलने की कोशिश कर रहा था, कभी उम्मीद से, कभी गुस्से से और कभी मजबूरी में। लेकिन असल बात तब समझ में आई जब उसने कंट्रोल पाना छोड़ दिया और मीनिंग समझना शुरू किया। क्योंकि जब हम अपने हालात को स्वीकार करते हैं तो हम खुद अपनी तकदीर के गॉड बन जाते हैं।